हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आपके पास मैं अभी लेकर आया हूँ साइंस का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस क्लास 9 का। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा प्रीवियस ईयर्स का जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, अगर आप इस चीज को पढ़ लेंगे तो आपके एग्जाम में ज्यादा परेशानियां नहीं होंगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपको मिल जाएंगे। यानी कि मैं अभी आपको बताऊंगा 2020, 22, 23, 24, 25। यानी कि आप बोलेंगे सर 21 का क्यों नहीं, 21 में लॉकडाउन लगा था जिसके कारण एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया था। ठीक है दोस्तों, आपको ये 2020 का क्वेश्चन से जो 1.5 घंटा का रहेंगे, 40 मार्क रहेंगे आपको। ठीक है, आपको ये सारा सामान्य निर्देश आप पढ़ लेंगे क्या 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 है। मैं सीधे क्वेश्चंस पे जाता हूं। ठीक है, आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं उसको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूं। देखो, कह रहा दोस्तों फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, तो त्वरण का एसआई मात्रक ना मीटर है, ना मीटर पर सेकेंड है, ना मीटर पर सेकेंड का, ना मीटर स्क्वायर पर सेकेंड का स्क्वायर है। तो क्या है दोस्तों, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। यानी क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला, निम्न में सदिश राशि नहीं है। इसमें देखना है दोस्तों, कोई बच्चा अचानक से हड़बड़ी से क्या करते हैं, जो सदिश राशि है कुछ नहीं को छोड़ देते हैं। यानी कि आपको ध्यान से देखना, इसमें क्या कर सदिश राशि नहीं है। तो एक बात समझिए, सदिश राशि है क्या, है ना, सदिश है क्या और अदिश है क्या, ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो सदिश राशि वह चीज है, सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए परिणाम और दिशा दोनों होता है। सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए क्या, परिणाम और दिशा दोनों होता है, लेकिन अदिश राशि को व्यक्त करने के लिए परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको उसमें समझ में नहीं आया हो तो एक मैं शॉर्ट तरीका बताता हूं। आपको एक बात ध्यान देना, यह तुक्का है, हो सके एक्सेप्शन में भी होंगे। सदिश राशि में ज्यादातर उसका जो होंगे वो होंगे, एक तो वो होंगे, जिसे त्वरण हुआ, वेग हुआ। ठीक है, लेकिन अदिश राशि में ऐसा कुछ नहीं, ना वो होगा ना वो होगा। ठीक है, ये जानना। तो यहाँ पे क्या है, कौन सदिश राशि नहीं है बोल रहा है ना, सदिश राशि नहीं है। तो देखो, यहाँ भी वो है, यहाँ भी वो है, तो ये सदिश राशि है भाई। लेकिन ये एक्सेप्शन है, ये सदिश राशि है, ये एक्सेप्शन में है भार, लेकिन इसका आंसर होगा सदिश राशि नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 चाल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्या कह रहा, इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी क्या है। तो इकाई समय में वस्तु की तय की गई दूरी को चाल बोलते हैं दोस्तों, यानी कि 3 का ऑप्शन नंबर 1। आगे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सही है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से सही कौन है ये आपको पूछ रहा है। तो इसका सही होगा दोस्तों S बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर, है ना। ए क्या है दोस्तों, एक्सेलरेशन जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी पे त्वरण के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 3 होगा। कोई दिक्कत नहीं, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्या कह रहा है कि 3 kg द्रव्यमान की वस्तु पर 12 न्यूटन का बल लगाने से उत्पन्न त्वरण होगा। यानी कि आपको किसका मान खोज रहा है, ए का मान खोज रहा है आपको। ठीक है, आपको यहाँ द्रव्यमान दिया हुआ है कितना, 3 दिया हुआ है द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान आपको 3 दिया हुआ है दोस्तों, यानी कि मास जिसको बोलते हैं। अब 12 न्यूटन बल, यानी कि एफ का मान क्या दिया हुआ है दोस्तों, 12 दिया हुआ। और एक फॉर्मूला पढ़े होंगे आप, एफ बराबर, है ना, एम इंटू ए होता है। ठीक है, एफ बराबर एम इंटू ए। और आपको क्या पूछा है, त्वरण, यानी कि त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन आपको पूछ दिया है, एक्सेलरेशन। तो आपको ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एफ बराबर, या एफ बराबर क्या होगा, एफ बटा एम होगा। यानी कि एफ का मान कितना है दोस्तों, 12 है। ठीक है, और एम का मान कितना है दोस्तों, 3 है। आप इसको काटिए, कितना होगा, 3 4 12, यानी कि 3 4 जा 12। यानी कि यहाँ पे 4 कहाँ आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 पे 4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 वस्तु दिया हुआ है, ए बी सी तथा डी के द्रव्यमान क्रमशः 6 kg, 10 kg, 15 kg तथा 18 kg है। किसका जड़त्व सबसे अधिक है। यानी कि जड़त्व क्या है दोस्तों, जड़त्व वो होता है ना। ठीक है, क्या कह रहा है, जड़त्व क्या है, जिसका भार ज्यादा है,
जिस वस्तु का भार ज्यादा है उसका जड़त्व अधिक होगा। तो यहाँ पे आपके कितने केजी है, 6 केजी है, आपका 10 केजी है भाई, 12 क्या है 15 केजी है और 18 केजी है। तो इसमें भार किसका ज्यादा है, 18 का, यानी कि मैंने अभी अभी कहा जिसका जड़त्व वो है जिसका भार ज्यादा होता है वही उसका जड़त्व अधिक होगा। तो ऑप्शन 18 ऑप्शन नंबर किस में होगा, यानी कि डी होगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर, न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है। तो बल की परिभाषा क्या है दोस्तों, उसका दूसरा नियम जो है बल की परिभाषा देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 2 होगा। यानी कि बल की परिभाषा, बल क्या है दोस्तों, बल खींचने और धकेलने की प्रक्रिया को हम बल कहते हैं। ठीक है, यानी कि किसी वस्तु को ही खींचेगा, खींचने की और धकेलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। जो कौन सा नियम की परिभाषा को मेल खाता है, वो दूसरा नियम। ठीक है, 8 पे चलते हैं। किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग क्या होगा। ठीक है, संवेग पूछा है तो किसी m द्रव्यमान की वस्तु का संवेग जो होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी कि m इंटू v होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है दोस्तों, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक g का मान क्या है। ठीक है, तो g का मान होगा ऑप्शन नंबर 2, इसका आंसर होगा 6.67 इंटू 10⁻11 नैनोमीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर केजी स्क्वायर, यानी कि 9 का आंसर ऑप्शन नंबर 2। अब 10 पे चलते हैं। ठीक है, 10 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का भार है। ठीक है, आपको पिंड का भार पूछा है तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान पिंड का भार होता है 9.88 न्यूटन, यानी कि 10 का आंसर ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए, खींचे हुए रबर के छल्ले में कौन सा ऊर्जा संचित होता है। देखो ये रबर है, आप इसको खींचोगे, है ना, खींचोगे तो फिर वापस वो संचित हो जाता है, मतलब समेट जाता है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा जो पहले था उसी खींचने के बाद भी छोड़ देने के बाद वो अपने रूप में वापस आ जाता है। यानी कि खींचे हुए रबर के छल्ले में कौन सा ऊर्जा संचित होता है, तो स्थितिज ऊर्जा होगा दोस्तों, यानी कि 11 का आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। आगे देखते हैं। ठीक है, किसी तरंग के, है ना, किसी तरंग के वेग, ठीक है, क्या कह रहा, किसी तरंग के वेग भी तरंगदैर्घ्य लैम्डा तथा आवृत्ति n में या न्यू बोलते हैं में क्या संबंध है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा दोस्तों, 12 का ऑप्शन नंबर 1 होगा। 13 पे चलते हैं। 13 क्या कह रहा भाई, देखिए तरंग के आवर्तकाल t तथा आवृत्ति f में क्या संबंध होता है ना, तो संबंध होता है f बराबर 1/t होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है दोस्तों। 14 पे चलते हैं। निम्न में कौन पदार्थ है, पदार्थ का मतलब समझते हैं, किसी भी वस्तु का जो जिसमें भार होता है, कोई भी वस्तु है जिसका कुछ भार होता है, क्या होता है, भार होता है, तथा वो स्थान घेरती है, क्या घेरती है, स्थान घेरती है, जिसे हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो गंध में ना भार होता है ना ही स्थान घेरता है। ठंडा जो ठंडा के दिन पे ठंडा लगता है, ना भार होता है ना स्थान घेरता है, यानी कि ठंडा भी नहीं होगा ना गंध होगा। प्रेम भी नहीं होगा, मान लेते हैं प्रेम आपके दिमाग के स्थान को घेर लेता है लेकिन उसका कोई भार नहीं होता है, जिसके कारण ये भी नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो होगा क्या, ठंडा पे, यानी कि ठंडा पानी, जो इसका भार होगा, ठंडा पानी का भार होगा, और कहीं भी किसी वस्तु पे रख दे, किसी जगह पे रख दे तो कुछ ना कुछ स्थान को घेर देती है, जिसके कारण ये पदार्थ है। ठीक है, यानी कि 14 का आंसर आपका 4। निम्नलिखित में से कौन कोलाइड है। कोलाइड आपको आपके जो मार्कर होते हैं उसमें भी कोलाइड का यूज किया जाता है दोस्तों, और यहाँ पे इसका आंसर होगा धुआं, यानी कि 3 नंबर इसका आंसर 15 का। आगे देखते हैं 16 पे। यौगिक का एक उदाहरण दे। यौगिक यानी 2 या 2 से, कितना, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये तांबा एक ही पदार्थ से बना है, हाइड्रोजन भी एक ही पदार्थ से बना है, ऑक्सीजन भी एक ही से बना है, यानी कि जल आपको क्या मिलके बना है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके पानी बना है। मैंने अभी अभी कहा यौगिक का एक उदाहरण है तो वह जल है। 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर किसी एक चीज का निर्माण करते हैं, और वो केमिकल कॉम्बिनेशन होना चाहिए, रासायनिक अभिक्रिया होना चाहिए, जिसे हम यौगिक के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब एक साथ मिल जाते हैं तो पानी का वाटर का निर्माण करते हैं, यानी कि इसका आंसर होगा 4। ठीक है, आगे देखते।
निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार होता है, ठीक है, 100 नैनोमीटर से बड़ा, 100 नैनोमीटर से छोटा, 100 नैनोमीटर के बराबर, यानी कि इनमें से इसका ऑप्शन कोई नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। 18 पे चलते हैं। इसको कौन नहीं जानता है दोस्तों, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है ना। नमक कहाँ से प्राप्त किया जाता है, समुद्र से प्राप्त किया जाता है। कहाँ से, समुद्र से। और कैसे प्राप्त किया जाता है दोस्तों, बाष्पीकरण विधि से, ठीक है, बाष्पीकरण विधि से प्राप्त किया जाता है। यानी कि आपको पूछा है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जब सोडियम और क्लोरीन जब एक साथ मिल जाते हैं तो NaCl का निर्माण करते हैं। यानी कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 NaCl होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है, वो मुक्त पाया जाता है, वो आर्गन होता है दोस्तों, ठीक है। यानी कि 19 का आंसर ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं, क्या कह रहा भाई, 5.85 ग्राम NaCl बराबर है, वो NaCl बराबर है आपका 1/10 मोल, यानी कि 20 का आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। आगे देखते हैं 21, ठीक है। 21 क्या कह रहा, 6.022 इंटू 10⁻23 कणों के समूहों को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो मोल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु के तीसरे कोष में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यानी कि परमाणु के तीसरे कोष की बात कहा, ठीक है। यानी कि 3 कोष है, मैं यहाँ करता हूँ, ये पहला कोष, दूसरा कोष, ये तीसरा कोष। आपको तीसरे कोष की बात कर रहा है दोस्तों। 1 सेकेंड, सही से ड्राइंग हुआ नहीं, 1 सेकेंड दोस्तों, ठीक है, 1 सेकेंड। देखिए ये पहला कोष है, ये दूसरा कोष है, और ये कितना कोष है दोस्तों, तीसरा कोष है, ठीक है दोस्तों। इसका एक फॉर्मूला है 2n का स्क्वायर, यानी कि n मीन्स नंबर, क्या होता है दोस्तों, n मीन्स नंबर होता है। यानी कि n के जगह पे एक बार 1 रखोगे, एक बार 2 रखोगे, एक बार 3 रखोगे, एक बार 4 रखोगे, डॉट डॉट ऐसे करके रखते जाओगे, ठीक है। आपको तीसरा कोष बोला है तो आपको 3 बार देखना पड़ेगा, यानी कि तीसरे कोष में कितना रहेगा, ठीक है। यानी कि आप अगर तीसरे कोष की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे n के जगह पे मैं क्या रखूंगा, n के जगह पे मैं पहले क्या रखूंगा, 1 रखूंगा, ठीक है। 1 रखने के बाद देखते हैं कितना आता है, 1 रखूंगा, 1 का स्क्वायर होगा, यानी कि इसका आंसर 2 आएगा। अगर इसमें 2 रखता हूं तो एक बार हुआ, अब दूसरा बार कर रहे हैं, दूसरा कोष की बात है, 2 दूना 4 और 4 दूने 8, दूसरे कोष में 8 हुआ, पहला कोष में कितना था, 2 था, दूसरा कोष में 8, और तीसरा कोष की बात करें, आपको तीसरे कोष पूछा है, यहाँ पे देखो पूछा है ना, तो तीसरे कोष में अगर 3 का स्क्वायर दे दें, यानी कि 3 त्रिका 9 और 9 दूना 18, यानी कि तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 18, यानी कि 22 का आंसर आपको 4, ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगर आपको दोस्तों दूसरा कोष का पूछता तो कितना होता, 8 होता, पहला कोष का पूछता तो 2 होता, यानी कि आपके 3 कोष होता है, ठीक है, तीसरे कोष, ठीक है। आगे बताते हैं, क्या कह रहा भाई, मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है, तो सही कितना होता है भाई, 12 होता है। इस 12 का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, मैग्नीशियम का, इसका परमाणु संख्या जो होगा 12 होगा, यानी कि सबसे पहला कोष पे 2 होगा, दूसरा पे कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। हम लोग ने पढ़े अभी अभी कि इसमें 2 पहला कोष में, सेकेंड कोष पे 8 है, तो 12 में से कितना बच जा रहा, 2 बच जा रहा, यानी कि 2 लास्ट में होगा। और ये किस ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर 3 पे है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है दोस्तों। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कीजिएगा, हम अच्छा से समझाने का अवश्य प्रयास करेंगे, हम आप ही के लिए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, क्या कह रहा, किस कण में द्रव्यमान होता है, किस कण में द्रव्यमान होता है किंतु आवेश नहीं होता, वो कौन हो, प्रोटॉन के आवेश भी होते हैं, द्रव्यमान भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन के भी होते हैं, तो किसके नहीं होते हैं आवेश, वो है न्यूट्रॉन के आवेश नहीं होते। आगे देखते हैं दोस्तों, 25 क्या कह रहा है, किसी तत्व के परमाणु में 6 न्यूट्रॉन है, ठीक है, कोई तत्व का परमाणु है जिसमें 6 न्यूट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है, तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा दोस्तों, तत्व का परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए इस दोनों को, न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटीन की संख्या को जोड़ना पड़ता है। अगर आप जोड़ दोगे तो कितना होगा दोस्तों, 12 होगा, 6 × 6 12, ठीक है, यानी कि 25 का ऑप्शन नंबर 3 आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या कह रहा है, 26 क्या कह, कोशिका का पावर हाउस क्या कहा जाता है, यानी कि जिसको कहते हैं बिजली घर, क्या कहा, बिजली का घर, ठीक है।
क्या है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाए, यानी कि 26 का 3 आंसर होगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया आपको क्या कहता है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया है जिसे स्पर्म होते हैं, बीज होते हैं, ये इस चीज को माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। जब तक वो ऐसे ऐसे डोगो मोगो करके नहीं चलेगा, इसको इसको वो आगे नहीं अपने मंजिल तक नहीं पहुंचा पाएगा। अगर आपके आपके किसी भी पुरुष का स्पर्म, यानी कि स्पर्म में जो माइटोकॉन्ड्रिया रहता है वो कमजोर है या डेड है, तो वो माता पिता होने की चांसेस उसकी कम रहेगी दोस्तों, ठीक है। यानी कि कोशिका का, इसीलिए उसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है या बिजली घर कहा जाता है, किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। यानी कि 26 का आंसर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं पादप कोशिका के चारों तरफ, ये तो आसान सा सवाल है दोस्तों, पादप कोशिका के चारों तरफ पाए जाने वाले झिल्ली का नाम है, टोनोप्लास्ट नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, डिक्टोयोसम नहीं होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रम नहीं होगा, यानी कि होगा क्या, पादप कोशिका के चारों तरफ आपका कोशिका भित्ति पाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है, क्या कह रहा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन फ्लोएम का भाग नहीं है, फ्लोएम का भाग नहीं है पूछ रहा है, चार्नी नलिका है, सकी कशिका है, तंतु है, स्नायु नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 4 होगा 28 का। 29 पे चलते हैं, ठीक है। 29 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा उत्तक जल और खनिज का वहन करता है, यानी कि जल जड़ से, किसी पौधे के, किसी पेड़ के जल, ये जड़ से क्या होता है, जल, जड़ से आपका जल और खनिज, जल और खनिज पूरे पेड़ के सभी भागों तक, सभी भागों तक पहुंचाया जाता है। और इसका काम, पहुंचाने का काम कौन करता है दोस्तों, जालम का होता है। यानी कि जड़ से जल और खनिज लवण का पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम कौन करता है भाई, जालम। इस बात से याद रहे, जल को जालम पहुंचाता है, ठीक है। यानी कि कौन सा उत्तक जल और खनिज का वहन करता है दोस्तों, तो जालम है। इसका आंसर 2 होगा, ठीक है, यानी कि 29 का आंसर 2 होगा। अगर आपको यहाँ पे पूछता कि भोजन का वहन कौन करता है, ठीक है, आपको कौन सा उत्तक है कि भोजन का वहन करता है, यानी कि एक बात याद रखो भाई, यानी कि भोजन कहाँ बनता है, पत्तियों में बनता है, कहाँ बनता है भाई, पत्ती पे बनता है। और इसको बनाने का काम कौन करता है, सूरज की प्रकाश, सूरज की प्रकाश की उपस्थिति पे वो क्या करता है, पत्तियां अपना भोजन बनाता है, ठीक है। और जब पत्तियां अपना भोजन बना देता है, हाँ, लेकिन एक बात ध्यान देना, वो सूखी पत्तियां होने से वो अपना भोजन नहीं बना पाएगा, उसमें हरी पत्ती होना चाहिए, ठीक है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट होना चाहिए, ठीक है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है, आपको भोजन का वहन करने का काम फ्लोएम का होता है, ठीक है। यानी कि जल को क्या, जालम, तो भोजन को कौन करता है, फ्लोएम। तो यहाँ पे वैसा सवाल अगर आपको बाय द वे पूछ दे कि भोजन का परिवहन कौन करता है, तो फ्लोएम करता है, ठीक है। लेकिन इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर, फिलहाल पे ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। 30 पे चलते हैं, ठीक है। क्वार्क कोशिका में पाया जाता है, क्वार्क कोशिका में क्या पाया जाता है, तो क्वार्क कोशिका में आपको सेलुलोज पाया जाता है, इसका आंसर 2 होगा, ठीक है। 31 पे चलते हैं, स्पाइरोगायरा क्या है, ठीक है। स्पाइरोगायरा क्या है दोस्तों, तो एक बायरोफाइट है, ठीक है, एक बायरोफाइट है। 32 पे चलते हैं, एक कोशिकीय जंतु है, तो एक कोशिकीय अमीबा होता है दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। अमीबा होता है, अमीबा जल में रहने वाली एक छोटी सी जीव है। अगर आपको अमीबा का डिफिनेशन नहीं पता हो तो सुन लीजिए, अमीबा कहाँ पे रहने वाली एक छोटी सी जीव है, जल में रहने वाली, ये हमेशा जल में, इसका जल ही जीवन है, हम लोगों का भी जल जीवन है, लेकिन अमीबा जल में रहने वाली एक कोशिकीय जीव है, ठीक है, एक कोशिकीय जीव है जो अपनी भोजन कैसे, इसके कोई विशेष संरक्षण नहीं होती। संरचना आप देख सकते हैं, हम लोग का खाने के लिए क्या होता है, मुंह होता है, सांस देने के लिए नाक होता है, लेकिन इसकी विशेष कोई संरचना नहीं होती है, ठीक है। लेकिन आप पूछोगे सर खाता कैसे है, सांस लेता कैसे है, तो ये खाता कैसे है, ये उत्पादों की सहायता से अपना भोजन प्राप्त करता है, ठीक है। और अपचित पदार्थ को अपशिष्ट करके, यानी कि अपशिष्ट करके बाहर निकाल देता है, ठीक है। मैं आपको जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो इससे विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा, है ना। फिलहाल इतना ही, आगे देखते हैं। इस जंतु में विशेष उपांग पाया जाता है, टेपवर्म नहीं, विद्युत किरण नहीं, तिलचट्टा नहीं, ये तीनों जब नहीं है, आपको अगर हाँ मालूम नहीं है तो नहीं वाला को ढूंढोगे, यानी कि विशेषी उपांग बोला है, तो विशेषी उपांग कौन देता है, बिच्छू। आपको अगर कोई भी बिच्छू काट देता है
तो उसके डंक जो होते हैं उसमें पॉइजनस रहता है जो आपके शरीर पे चला जाता है, जिसके कारण आपको बहुत सारा जलन होती है। ठीक है, यानी कि 33 का ऑप्शन नंबर 4 होगा। 34 पे चलते हैं। निद्रा रोग उत्पन्न करता है, यानी कि निद्रा हमेशा आपको सोने का मन करेगा। ठीक है, वो किसके कारण? वायरस के कारण तो आपको सोने का नहीं मन करेगा, किसी कवक के कारण भी आपको सोने का नहीं मन करेगा, प्लाज्मा मीडियम के कारण भी आपको सोने का नहीं मिलेगा। लेकिन निद्रा रोग का एक कारण होता है, एक कारण अनेक कारण होता है, जिसमें यहाँ पे दिया हुआ ट्रिपेनोसोमा। इसका आंसर क्या होगा? 34 का आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा? 35 में पेचिस का कारक जीव है। ठीक है, तो इसका आंसर गोल कृमि होगा, यानी कि 35 का ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आयन मंडल का विस्तार है। ठीक है, आयन मंडल का विस्तार है। कुछ ऐसे ऐसे आपके साइंस में सवाल देंगे जो आप कभी पढ़े नहीं हो, लेकिन उसका सामना आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और मैं जब तक हूं आपके पास, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाऊंगा, ऐसे स्टडी कराऊंगा ताकि आपको सारा समझ में आ जाए। ठीक है, तो आयन मंडल का विस्तार क्या है दोस्तों? आयन मंडल का विस्तार 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा। 37 पे चलते हैं। 37 क्या कह रहा? 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है, यानी कि केल्विन पे। आपको जब सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना होगा तो आपको इसके साथ 273 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है? 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है, यानी कि आपको सेल्सियस कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस है, और आपको यहाँ पे 273 है, यानी कि इसका आंसर क्या जोड़ दोगे तो क्या होगा? 283 केल्विन होगा। ठीक है, समझ में आ गया? यानी कि 283 कहाँ है भाई? ऑप्शन नंबर 2 पे है, यानी कि 37 का ऑप्शन नंबर 2 आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। 38 पे यहाँ पे क्या कह रहा है? निम्न में कौन तत्व नहीं है कह रहा। ठीक है, क्या दिक्कत है भाई? इस पे कौन तत्व नहीं है, यानी कि तत्व मतलब किसी एक ही पदार्थ से जो बना है ना, तो तत्व नहीं है वो पानी है दोस्तों। क्यों पानी तत्व नहीं है? पानी तो यौगिक है भाई, क्योंकि ये दो चीजों से मिलकर बना है। ठीक है, और मैंने थोड़ा देर पहले बताया था, जब दो चीजों से जो भी चीज एक या दो से अधिक पदार्थ से जो मिलकर बनते हैं उसे यौगिक कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया से। यहाँ पे तत्व किसी एक चीज से, तांबा एक चीज से बना है, ऑक्सीजन भी एक चीज से, चांदी भी, लेकिन पानी यहाँ पे दो चीजों से बना है, जिसके कारण इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 39 दूध के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि को कहते हैं। क्रांतिकारी वृद्धि क्या है? रजत क्रांति नहीं है भाई, हरित क्रांति भी नहीं है, नील क्रांति में, यानी कि दूध आपको सफेद दिखता है। इससे याद इस बात से याद रखना, दूध आपको सफेद दिखता है, इसका कारण क्रांतिकारी विधि को क्या कहते हैं? श्वेत कारण, यानी कि श्वेत और दूध में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यानी कि दूध के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि को श्वेत क्रांति कहते हैं। 40 पे चलते हैं। इथिलीन डाइब्रोमाइड है ना, है क्या है? क्या बोलता है? इथिलीन डाइब्रोमाइड क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? धूमक होगा। ठीक है, अब चलते हैं 2022 की ओर। आप सोच रहे होंगे कि सर 2020 के बाद 21 का क्यों नहीं बताया? क्योंकि इस समय भाई एग्जाम नहीं हुआ था, इसलिए मैं इसको छोड़ के समुंदर पार करके मैं कहाँ आया? 2022 की ओर आया है, 2022 को आ रहा है। आप इसमें देखेंगे कि 2020 और 22 में कितना क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, और क्यों पढ़ना जरूरी है और क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, इस बात के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्या क्या मिलेगा, क्या क्या नहीं मिलेगा, जो नहीं मिलेगा उसको बताया जाएगा। यहाँ पे क्या कह रहा भाई कि कौन अदिश राशि है ना? मैंने 2022 में बताया, 20 में बताया था कि अदिश में क्या होगा, है ना, कि वो और वह नहीं रहेगा। यहाँ पे क्या कह रहा? कौन अदिश राशि है। ठीक है, तो कौन अदिश राशि है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 होगा, चाल होगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि चाल क्या है? इकाई समय में तय की गई वस्तु की तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ओडोमीटर मापता, यानी कि ओडोमीटर क्या मापता? आप गाड़ी चलाते होंगे, कोई भी गाड़ी में देखोगे, गाड़ी का जो
आपका राइट होता है उसके सामने आपको यहाँ पे ओडो लिखा हुआ रहेगा, यानी कि वहां पे शॉर्ट टर्म पे लिखा रहता है ओडो, यानी कि ओडोमीटर ये क्या मापता है कि आप कितने किलोमीटर तक चल गए, दूरी मापता है। यानी कि ओडोमीटर मापता क्या है भाई, तो दूरी मापता है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर आंसर 2 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन सबको 2020 में पूछा गया था। ठीक है, तोरण का एसआई मात्रक। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि आपको क्यों पढ़ना नहीं है और क्यों पढ़ना चाहिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। आप अगर सारा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को अगर पढ़ देते हो तो मेरा मानना है आपका 50% क्वेश्चन सबको मिल जाएंगे। ठीक है, त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है दोस्तों, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 4 पे चलते हैं। ठीक है, इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, तो इकाई समय में वस्तु की द्वारा तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सही है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सही है, ये सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, तो सही कौन है दोस्तों, 1 होगा, v बराबर u प्लस 80। ठीक है, आगे देखते हैं 6 क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु का त्वरण 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और 4 सेकेंड बाद उसकी चाल 30 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, तो वस्तु की प्रारंभिक चाल क्या थी, यानी कि प्रारंभिक चाल पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला है दोस्तों, a बराबर v माइनस u बटा t। यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको यहाँ पे चुनने जानना पड़ेगा a कौन है, त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। त्वरण मीन्स इंग्लिश में एक्सेलरेशन बोलते हैं, जिसको a से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं, जो 2 है। ठीक है, और 4 सेकेंड बाद, यानी कि 4 सेकेंड, सेकेंड क्या है भाई, टाइम है, यानी कि टाइम आपका कितना है, 4 है। और यहाँ पे चाल आपको पूछा है, चाल क्या कह रहा है, 30 मीटर हो जाती है, हो जाती है मतलब अंतिम वेग का बात कर रहा है, यानी कि v का मान आपका कितना है, आपको 30 मीटर है। और आपको वस्तु की प्रारंभिक चाल जानना है, यानी कि u जानना है। u क्या है भाई, u आपका प्रारंभिक चाल है। ठीक है, एक बात समझ लो, u आपका प्रारंभिक चाल है और v आपका अंतिम वेग है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पूछा है ए, फॉर्मूला क्या, a बराबर v माइनस u बटा t। आपको a का मान 2 है भाई, v का मान आपको 30 दिया हुआ है, माइनस u बटा t का मान कितना है, 4 है। दिक्कत समझने में कोई कुछ नहीं है आपको, ये अब देखो कुछ नहीं है, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 होगा, और जब बीच में इक्वल रहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, 4 दूना 8 होगा, यानी कि 8 होगा, 30 माइनस इधर u होगा। ठीक है, ये 30 है। अब देखो 8 है, 8 इधर बराबर की, इधर प्लस 30 है, इधर आएगा तो माइनस 30 हो जाएगा, और इधर क्या बचा था, माइनस u। कोई दिक्कत नहीं, 30 से अगर 8 घटाएंगे तो 22 होगा, लेकिन बढ़ा के आगे माइनस का सिंबल है तो यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, और बचा क्या था, माइनस u बचा था। ठीक है, तो ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, यानी कि u बराबर आपका 22, यानी कि u क्या था, प्रारंभिक चाल, यानी कि प्रारंभिक चाल। अब देखो 22 कहाँ है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2, 22 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा, न्यूटन की गति का कितने नियम, ये कौन नहीं जानता, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि 3 नियम होता है 7 का। ठीक है, 8 पे चलते हैं। 8 क्या कह रहा भाई, निम्न में से किसका जड़त्व अधिक है। ठीक है, यानी कि जड़त्व मतलब क्या होता है, जिसका भार ज्यादा होता है ना। ठीक है, उस पे क्या पूछा था भाई, 22 में क्या पूछा था, 15, 16, 17, 18 केजी, ऐसा केजी कर दिया था। ठीक है, केजी क्या था कि नहीं, लेकिन इसमें क्या कर दिया है कि जड़त्व मतलब भार जिसका ज्यादा होगा। ठीक है, उसी को जड़त्व अधिक होगा। तो साइकिल का भार तो उतना ज्यादा नहीं है, कम है, कार है ना, तो कार का भार भी बस से कम है, अब बस का भार भी ट्रेन से कम है, यानी कि सबसे ज्यादा अधिक किसका है, ट्रेन का है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 9 को चलते हैं। 9 क्या कह रहा है, 30 न्यूटन का कोई बल, यानी कि आपको कोई बल बोला है, यानी कि फोर्स। ठीक है, 30 न्यूटन है भाई, कोई दिक्कत नहीं। 5 केजी की, 5 केजी यानी कि भार, यानी कि मास, द्रव्यमान m से डिनोट करते हैं, यानी कि 5 केजी। आपको ये मान सब अगर निकलने जान गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना।
और क्या कह रहा है, 2 सेकेंड तक कार्य करता है। तो वस्तु का त्वरण पूछा है, यानी कि आपको क्या पूछा है यहाँ पे, तो त्वरण पूछा है, ए का मान पूछा है, ए का मान आपको पता करना है। तो क्या होता है फॉर्मूला, एफ बराबर एम बटा ए होता है, एम इंटू ए होता है, एफ बराबर एम इंटू ए, यानी कि फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है ना। तो क्या है भाई, यहाँ पे मान बैठा दो, ये 30 न्यूटन है फोर्स, एम का मान 5 है और ए का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो 30, ए यहाँ पे इंटू पे है, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा, उधर क्या बच जाएगा ए। आपको एक बात समझ, बराबर के उस पर अगर प्लस रहे और इस पर आएगा तो माइनस होगा, बराबर के उस पर माइनस रहे इस पर आएगा तो प्लस होगा, गुना रहेगा तो इस पर आने से भगा होगा, ठीक है, और भगा रहेगा तो गुना होगा, समझ गए। यानी कि 5 चौक 30 होगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि इसका आंसर ए बराबर कितना आया, 6 आया, यानी कि एक्सेलरेशन का मान यानी कि त्वरण का मान 6, और कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 है, 4 में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। 7 की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 को भी 2020 में पूछा गया, आप सारे में डालोगे और भी कुछ होगा जो मैंने ऑब्जर्व नहीं किया, आप देखोगे, ठीक है। मैंने जिसको मेरे दिमाग में आ रहा मैं उसको बता दे रहा हूँ। किसी एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग क्या होगा, यानी कि संवेग उसका क्या होगा, m इंटू भी होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा 10 का आंसर, ठीक है। आगे 11 की ओर चलते हैं। 11 क्या कह रहा है भाई, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण g का मान यानी कि स्मॉल g का मान आपको पूछा है, ठीक है। तो 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है, यानी कि 11 का आंसर ऑप्शन नंबर 2। 12 की ओर चलते हैं भाई, है ना। क्या कह रहा, सार्वधिक गुरुत्व स्थिरांक जी का एसआई मात्रक, है ना, कैपिटल जी का एसआई मात्रक पूछा है। तो एसआई मात्रक इसका क्या होता है, नैनोमीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर, यानी कि 12 का आंसर ऑप्शन नंबर 3। 13 पे चलते हैं। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है, तो उसके भार का 1/6 गुना होता है, ठीक है। 13 का आंसर ऑप्शन नंबर 4। 14 पे चलते हैं। निम्न में कौन पदार्थ नहीं है, देखो ये भी 2022 में पूछा था, लेकिन डिफरेंट क्या था, उसमें पूछा था कि कौन पदार्थ है, खाली यहाँ पे क्या ऐड कर दिया है कि नहीं है, ठीक है। और मैंने कहा था कि जिस वस्तु का भार होता है, क्या होता है भाई, भार होता है, और जो स्थान को घेरती है, जो स्थान को घेरती है वो पदार्थ होता है, पदार्थ कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ कौन पदार्थ नहीं है बोल रहा, ठीक है। तो कौन पदार्थ नहीं है भाई, पदार्थ नहीं है, इसका आंसर प्यार होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। इसका क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर 3, 14 का ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है। 15 की ओर चलते हैं। 15 क्या कह रहा भाई, किस वस्तु में अणुओं की ऊर्जा अधिक होती, यानी कि अणु की जो ऊर्जा होगी उसका किसका अधिक होगी, तो गैस की होगी दोस्तों। गैस को आप किसी जगह पे छोड़ दो, आप ये कोई बर्तन है, इस बर्तन में छोड़ दो, इस जगह से तुरंत इस जगह पे आ जाए, इस जगह से तुरंत इस जगह पे आ जाएगी, यानी अणुओं की ऊर्जा अधिक होती है, किसमें, गैस में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर। 16 को चलते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें इत्र, इत्र मतलब क्या दोस्तों, आप लोग परफ्यूम के नाम से जानते हो, ठीक है, परफ्यूम के नाम से जानते हो। परफ्यूम की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती, कहलाती, नहीं बोलता है, नहीं कहता कि ज्यादा परफ्यूम लगाया है, तो किसके कारण से होता है भाई, वो विसरण के कारण, वो विसर जाता है, फैल जाता है, ठीक है। 16 का आंसर ऑप्शन नंबर 1। अब देखो 17, ये भी पूछा गया था 2022 में, 2020 में, कि इस चीज को चेंज कर दिया है, और मैंने उस टाइम का बताया था, जब भी आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करने बोलेगा, बदलने कहेगा, तो डिग्री सेल्सियस से, एक सेकेंड, डिग्री सेल्सियस से आपको 273 को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो डिग्री सेल्सियस कितना डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री सेल्सियस है, और 273 से ऐड कर दोगे तो कितना होगा, 5 3 8 होगा, कितना 9 होगा, 298 केल्विन। ये इसका आंसर कितना होगा, कहाँ है भाई, ऑप्शन नंबर 1 पे 298 केल्विन होगा। 18 पे चलते हैं, ठीक है। 18 क्या कह रहा है भाई, गैसों के कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है, जो गैस के कणों के बीच का जो आकर्षण बल काफी कम होते हैं, ठीक है। 19 पे चलते हैं। 19 क्या कहता है भाई, कि द्रव में कौन अनिश्चित होता है, ठीक है। तो द्रव का आकार जो अनिश्चित होता है, कैसे होगा भाई, द्रव का भार निश्चित होगा, ठीक है, द्रव का डिफिनेशनीय होता है
है ना, जिसका भार निश्चित हो लेकिन आकार निश्चित ना हो उसे द्रव कहते हैं। भार निश्चित है क्या, 1 लीटर 2 लीटर ऐसा होता है ना, 1 लीटर पानी 2 लीटर पानी 3 लीटर पानी, इसका भार निश्चित है लेकिन आकार में वो किस आकार में होगा इसका निश्चित नहीं। फ्रिज में दोगे तो वो बर्फ के रूप में पाया जाएगा, बर्फ के रूप में, जो बर्फ इसको सॉलिड के रूप में, ठोस के रूप में पाया जाता है, यानी कि द्रव में निश्चित नहीं होता, वो क्या होता है, कौन अनिश्चित है, वो आकार है। ठीक है, 20 पे चलते हैं। 20 क्या कह रहा भाई, ठीक है, निम्न में कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है। सिल्क कपड़ा तो कभी नहीं, गर्मी के दिनों में मत पहनोगे क्योंकि ये बड़ी गर्मी और देगा। पॉलिस्टर का कपड़ा भी नहीं, ना सिंथेटिक का। तो गर्मी के समय में आपको अधिक आराम देगा वो होगा सूती का कपड़ा। ठीक है, 21 पे चलते हैं। 21 क्या कह रहा भाई, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10-9 नैनोमीटर के बराबर होता है। 22 क्या कहता है, स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन क्या है। कौन क्या है भाई, न्यूटन ने नहीं किया है, जे टॉमसन ने भी नहीं किया है, ना गोल्डस्टीन ने किया है, तो कौन क्या है, आतुआ एल लुआइजे एवं प्राउस्ट ने किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। 23 पे चलते हैं, क्या कहता, किस तत्व का लैटिन नाम फेरम है। तो ये कौन नहीं जानता, दुनिया जानता है, इसका लैटिन नाम फेरम है, वो लोहा होता है ना। आगे देखते हैं, सोडियम का संकेत, सोडियम को किस संकेत से, Na से जाना जाता है। Na कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2। 25 पे चलते हैं भाई। 25 आपको क्या कह रहा, जल के एक अणु में, यानी कि जल के एक, जल क्या, यानी कि हाइड्रोजन। ठीक है भाई, हाइड्रोजन और क्या क्या से मिलकर बनता, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन के भार का अनुपात पूछा। ठीक है, तो ये जल बना, हाइड्रोजन और ये जल बना, तो जल के अनुपात, इसका भार का अनुपात क्या, इसमें 2 होगा भाई, और इसमें 8 दूना 16 होगा। ठीक है, तो काटोगे 2 1 के 2, 2 8 में 16, यानी कि 1:8। और किस ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर 1 पे है। 25 का आंसर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 26 पे चलते हैं, सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई क्या होती है। तो सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई आपका परमाणु होगी। 26 का आंसर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 27 चलते हैं, आत्महत्या का थैली कहलाता है किसको। तो आत्महत्या का थैला आपको लाइसोसोम को कहा जाता है, क्योंकि सारे जितने भी सेल होते हैं, जितने भी कोशिका होते हैं जो मर जाते हैं, वो सारे लाइसोसोम में आते हैं ना, इसीलिए उसको आत्महत्या का थैली कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, तारक केंद्रक का कार्य क्या है। तो इसका कार्य है तुर्क निर्माण करने का, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। 29 पे चलते हैं भाई, क्या कह रहा, यहाँ पे देखो भाई, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होता है वो तंत्रिका कोशिका होता है। सबसे बड़ी आसान क्वेश्चन है जो आपको बार बार अगले क्वेश्चन में भी देखने को मिलेंगे, अगले प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर क्या है, पोषण संबंधी। देखो जंतु को क्या होते हैं, मुंह होते हैं भाई, वो पोषण मतलब खाना। ठीक है, खाना खाने के जिसके मुंह होते हैं, लेकिन पादप के क्या होते हैं, मुंह नहीं होते। तो इसका प्रमुख अंतर यही है भाई, पोषण संबंधी। ठीक है, 31 पे चलते हैं, क्या कह रहा भाई, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, और नहीं पाया जाता, क्या नहीं पाया जाता, कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। कोशिका भित्ति कहाँ पाया जाता है भाई, ये पादप में पाया जाता है। यहाँ पे क्या नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसका आंसर हुआ कोशिका भित्ति। आगे क्या कह रहा है, रंगीन प्लास्टिड को कहते हैं, रंगीन प्लास्टिड को कहते हैं भाई क्रोमोप्लास्ट। 33 पे चलते हैं, 33 का क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखते हैं, किसकी अनुपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है। तो राइबोसम की उपस्थिति में प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता, ऑप्शन नंबर 4 पे चलते हैं। ठीक है, किस प्रकार के उत्तकों की क्रियाशीलता के कारण पौधे में वार्षिक बलई नहीं होती। ठीक है, तो पार्श्व विभजयोत्तक के कारण उसका वार्षिक बलई नहीं होती। 35 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन फ्लोएम उत्तक का भाग नहीं। ये तो स्नायु होगा भाई, 3 होगा। ठीक है, स्नायु पौधे का ही भाग नहीं। आगे देखते हैं, कौन सा उत्तक जल और खनिज का, ये भी पूछा गया था 2020 में, यानी कि आपको जल और खनिज, मैंने कहा था जब भी जल और खनिज की बात आए तो कौन आएगा, जाइलम आएगा। ठीक है, जहां भी आपको फल और भोजन की बात आएगा
जहां भी फल और भोजन की बात आएगा वहां कौन आएगा भाई, फ्लोएम आएगा, आएगा ना। तो यहाँ पे आपको जल और खनिज का वहन कौन करता है भाई, तो जाइलम करता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। 37 पे चलते हैं, ठीक है। 37 क्या कह रहा, मूंगफली और बादाम के छिलकों में पाया जाता है भाई स्क्लेरोइड्स पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। 38 पे चलते हैं। 38 क्या कह रहा, शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं वो कौन करते हैं, इपिथेलियम उत्तक, ठीक है, इसका आंसर 2 होगा। आगे देखते हैं 39। जिस मृदुतक की कोशिकाएं में हरित लवक पाया जाता है उसे कहते हैं कोलेरेनेकाइमा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। 40 पे चलते हैं। 40 क्या है भाई, ट्रेकिडस पाए जाते हैं। ट्रेकिडस किसमें पाए जाते हैं भाई, तो ट्रेकिडस पाए जाते हैं फ्लोएम में, ठीक है। अब देखिए 2023 का बताते हैं दोस्तों। इसमें भी देखेंगे कि साइंस का जो आपके क्वेश्चन है इसमें भी बहुत सारा मैच करेंगे, इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, बार बार क्या कह रहा हूँ कि आप देखिए, क्या देखिए भाई, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन देखिए। प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन देख देने से आपको आगे आने वाले एग्जाम के लिए क्वेश्चंस को करने में आसानी होगी, ठीक है। तो क्वेश्चंस पे देखते हैं क्या कह रहा है भाई। पहला नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा, कौन सदिश राशि नहीं। देखिए देखिए ये क्वेश्चंस आपको छोड़ ही नहीं रहा है, ठीक है। आपको एग्जामिनर क्या कर रहा, बुड़बक बनाने का प्रयास कर रहा, और मेरा कोशिश है मैं आपको बुड़बक बनने नहीं दूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा भाई कि कौन सदिश राशि नहीं है, कभी कह रहा कौन सदिश राशि है ना। एक बार क्या पूछ रहा, कौन सदिश राशि नहीं है, एक बार कह रहा कौन है, एक बार कह रहा नहीं है, यानी कि इसके बाद है वाला आपको देगा, समझ लीजिए। यही क्वेश्चन सदिश का या तो अदिश का। अब सदिश अदिश पढ़ लीजिएगा, एक नंबर आराम से आपके हाथ में होगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, कौन सदिश राशि नहीं है, तो कौन नहीं है भाई, चाल का सदिश राशि नहीं होता, ठीक है। देखते हैं आगे, ये क्वेश्चंस भी देखिए। चाल का ऐसा मात्रक है, चाल का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्न में कौन सही है, तो निम्न में सही है भाई इसका v² बराबर u² प्लस 2as होता है। इसमें ये सब क्या है, भी प्रारंभिक वेग है, ये अंतिम वेग है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ए एक्सेलरेशन है, एस है क्या है, विस्थापन है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट जिसको बोलते हैं। निम्न में से किसका जड़त्व कम है, देखो यही क्वेश्चन जैसे 2022 में 2020 में पूछा था, 21 छोड़ के 22 में, ठीक है। देखो यहाँ पे किसका जड़त्व अधिक अभी तभी तक पूछ रहा था, और अभी क्या कर दिया, इसको चेंज करके कम कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कम किसका, किसका भार कम है। मैंने कहा कि जड़त्व जब भी बात आए भार आएगा, ठीक है। यहाँ पे कम पूछा तो कम किसका है भाई, साइकिल का कम होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। 5 पे चलते हैं। 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु, यानी कि 2 kg द्रव्यमान वाली क्या है, वस्तु है, 5 मीटर स्क्वायर की दर से त्वरित करने के लिए कितने बल की आवश्यकता है, यानी कि आपको एफ निकालना है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, एफ निकालना है। 2 kg द्रव्यमान यानी कि द्रव्यमान यानी कि मास आपको कितना दिया है, 2 kg, ठीक है। मास मतलब आप पोल्ट्री मास या मुर्गा मास मत समझिए, मास मीन्स द्रव्यमान होता है, ठीक है। 2 kg मास यानी कि द्रव्यमान, ठीक है, जिसको हिंदी पे बोलते हैं। और यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 मीटर, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेशन त्वरित कर रहा है, एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना दिया है, 5 मीटर। तो आपको फॉर्मूला मैंने क्या बताया था दोस्तों, फोर्स बराबर m इंटू ए बताया था, m इंटू ए। तो फोर्स आपको निकालना है, बल निकालने बोला है यहाँ पे। तो m कितना है भाई, m है आपका 2 kg, ए है कितना है, 5 है। तो F बराबर 5 दूना 10, यानी कि 10 इसका आंसर होगा, 10 न्यूटन, ठीक है, 10 न्यूटन इसका आंसर होगा। कितना ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर। 6 की ओर चलते हैं। 6 क्या कह रहा है, किस गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है, क्या हो जाता है भाई, आधा हो जाता है। 7 की ओर चलते हैं। 7 क्या कह रहा, देखते हैं। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इसका कारण है, किसके कारण परिक्रमा कर, परिक्रमा मतलब उसका उसी की ओर घूमना, बार बार घूमना। वो किसके कारण घूमते हैं, गुरुत्व आकर्षण बल के कारण घूमते हैं, यानी कि 7 का ऑप्शन नंबर 1 आंसर। 8 पे चलते हैं। 8 क्या कह रहा, 98 न्यूटन के भार के पिंड का द्रव्यमान क्या होगा। तो क्या होगा दोस्तों, 1 kg पिंड बराबर आपका कितना होता है, 9.8 होता है। 1 kg आपका 1 kg वस्तु का भार बराबर 9.8 न्यूटन होता है,
और आपको यहाँ पे 10 kg बोला है, तो 10 kg भार बराबर 10 इंटू 9.8 के साथ मल्टीपल करोगे तो क्या होगा, यहाँ से अगर पॉइंट हटा दोगे, पॉइंट के बाद एक संख्या है तो 10 आ जाएगा नीचे में, ये 10 कट जाएगा तो बचेगा क्या भाई 98 क्या बचेगा, न्यूटन बचेगा। तो आपका इसका आंसर क्या होना चाहिए भाई, 8 का आंसर आपका क्या होगा 10 kg होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर। 9 नंबर चलते हैं। चंद्रमा पर 60 kg द्रव्यमान की वस्तु का भार होगा, यानी कि चंद्रमा पर वस्तु का भार जो होता है वो कितना होता है 1/6 होता है, और यहाँ पे कितना केजी है भाई 60 kg है। तो 60 kg द्रव्यमान वस्तु का भार चंद्रमा पर 1/6 होता है, यानी कि 6 से 10 कट जाएगा, यानी कि इसका आंसर 10 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में है, 4 पे है। ठीक है, अगर आपको समझ पे नहीं आता है भाई कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। ठीक है, मेरी टीम आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनका नंबर डाला हुआ है, नंबर से कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सही है, कौन सही है भाई, तो सही इसमें है कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, 10 का ऑप्शन नंबर 2 आंसर। 11 पे चलते हैं। 11 नंबर क्या, शक्ति का मात्रक क्या है। ठीक है, शक्ति का मात्रक आपका आपका क्या होगा भाई, वाट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर। 12 पे चलते हैं। ध्वनि का वेग किस में अधिक होता है, तो ध्वनि का वेग ठोस में अधिक होता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर। 13 चलते हैं। 13 क्या कह रहा है भाई, किसी देखो ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछा गया, यानी कि आपसे क्वेश्चंस को बार बार दे रहा भाई, आप ध्यान से पढ़िए। आपको एग्जामिनर जो है मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहा है या वो अपने आप को बुद्धिमान समझने लगा है, आप दोनों में से बीच का रास्ता चुनिए। आपको अच्छा से पढ़ के तैयारी अच्छा से करके एग्जाम में अच्छा नंबर लाने का प्रयास करना है। ठीक है, क्या कह रहा है, किसी तरंग के तरंग वेग यानी कि भी, तरंग दैर्घ्य यानी कि लैम्डा तथा आवृत्ति n में क्या संबंध है, तो v बराबर न्यू इंटू लैम्डा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में कौन पदार्थ है, इसमें भी देखिए कभी कह रहा कौन पदार्थ नहीं है, कभी कह रहा कौन पदार्थ है, यानी कि अगला वाला यहाँ पे पदार्थ है पूछा, तो अगला में आपको जरूर है कि नहीं वाला पूछेगा। क्या वाला पूछेगा, नहीं वाला। यहाँ पे निम्न में कौन पदार्थ है, और पदार्थ मतलब मैं आपको बार बार बता दे रहा हूँ, जिसका कुछ भार होता है तथा वो अपना स्थान करती है, तो उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं, है ना। जैसे कोई भी पुस्तक हुआ, ठीक है, पुस्तक ये भी क्या है भाई, पदार्थ है। क्यों पदार्थ है, इसका कुछ ना कुछ भार होगा, और यह कहीं पे रख देने पे कुछ स्थान को क्या करेगी, स्थान घेरेगी, तो जिसके कारण ये क्या है भाई, पदार्थ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक सेकंड। ठीक है, क्या कहा आप देखिए, जैसे प्रेम, ठीक है, क्या भाई, जैसे प्रेम में ना भार है और ना ही क्या है भाई, ना ही, हाँ स्थान में मानता हूं आजकल के जवान लड़कों का स्थान ज्यादा घेर देता है, इसका मानता है, लेकिन इसके में भार है ना भाई, तो इसमें क्या का निम्न में कौन पदार्थ है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, एक सेकंड में इसको साफ कर देता हूं ताकि आपको समझ में अच्छा से आए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों क्या होगा भाई, आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, है ना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, देखते हैं आगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है, क्या आप इसको बता सकते हैं भाई, आप बता के आप इसको कमेंट बॉक्स में, कहाँ पे, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला छोड़ दिए हैं, आप इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स पे छोड़िएगा। और मैंने आपको बार बार बताया है इसको कि ये एकदम बड़ी इजी है, इसको आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको मैं नहीं बताता हूँ, आपके लिए छोड़ता हूँ। जल का क्वथनांक कितना होता है दोस्तों, 373 केल्विन होता है। ठीक है, 16 का। 17 पे चलते हैं। निम्न में कौन कोलाइड है, ये भी बड़ी आसान सा सवाल है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कोलाइड होता है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, धुआं कोलाइड है। ठीक है, और मैंने आपको पहले भी बताया था ये मार्कर में पाया जाता, मार्कर में भी पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 18 पे चलते हैं। 18 क्या कह रहा है, निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार होता है, ये 2020 में पूछा गया था, जिसका आंसर मैंने गलत बताया था। ठीक है, जिसका आंसर मैंने गलत बताया था उसमें इनमें से कोई नहीं दिया था, जो ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, यानी कि निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार होता है 100 नैनोमीटर से बड़ा, यानी कि इसका आंसर 1 होगा दोस्तों। उसको सुधार दीजिएगा जो 2022 में जो मैंने मिस्टेक किया था। ठीक है ना, उसमें भी सेम क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चंस मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इसको भी मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। निम्न में कौन तत्व नहीं है ना,
मैंने कहा था कि तत्व सिर्फ एक से बनता है, और जहां पे दो या दो से अधिक पदार्थ एक साथ मिल जाते हैं और तीसरा पदार्थ का निर्माण करते हैं वो यौगिक होता है। आपको इनमें से बताना होगा कि कौन तीसरा पदार्थ का निर्माण करते हैं, ये भी मैं आपको कमेंट बॉक्स पे आपके लिए छोड़ देता हूँ। ठीक है, 20 पे चलता हूँ। ठीक है, 20 क्या कह रहा है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र। ये तो पूछने वाली बात नहीं है ना बताने वाली, लेकिन मैं फिर भी बता दूंगा, 2 क्वेश्चन ऑलरेडी आपके लिए छोड़ दिया हूँ। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है आपका NaCl, यानी कि सोडियम और क्लोरीन जब रिएक्शन करेंगे एक साथ तो NaCl का निर्माण करेंगे। 21 H2O का साधारण नाम क्या है, तो ये H2O का साधारण नाम जल होता है दोस्तों, और जल कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 पे। 22 पे चलते, 0.4 मोल CO2 बराबर है कहां पर, 17.6 ग्राम पर। 23 पे चलते हैं, क्या कह रहा है भाई 23, यानी कि 6.022 का 10⁻23 कोणों के समूहों को क्या कहा जाता है, तो मोल कहा जाता है। 23 का ऑप्शन नंबर ए 1 आंसर। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगा। हाँ भाई, आप जानते हो कि मैग्नीशियम की जो परमाणु संख्या होता है 12 होता है। तो जब आप इलेक्ट्रिक विन्यास करेंगे तो फर्स्ट कोष पे आपका 2 होगा, सेकेंड कोष पे आपका 8 होगा। ठीक है, थर्ड कोष पे क्या होता है दोस्तों, थर्ड कोष पे आपका 18 होगा। तो आप यहाँ पे इसका जब परमाणु संख्या जो है 12 है, तो 2 8 और 18 को जोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। आपको 12 करना है तो 2 और 8 में 10, लास्ट में क्या बच रहा है 2, यानी कि आपकी संयोजकता क्या होगा, 2 होगा। इसका आंसर 2 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 में है इसका आंसर। ठीक है, 25 पे चलते हैं। ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रिक विन्यास क्या हो, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितनी होती है भाई, 8 होती है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होती है। तो 8 को अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इसको हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं। ठीक है, तो जो 8 होता है पहला कोष में 2, सेकेंड कोष में 8 होता है, तो 8 तो हम दे नहीं सकते, तो इस पे क्या होगा, 2 घटा के 6 दे देंगे, यानी कि 2 और 6 किस ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर 2 पे है। 26 पे चलते हैं। 26 क्या कह रहा भाई, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक A तथा परमाणु द्रव्यमान Z है, तो उनके परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है। तो न्यूट्रॉन संख्या ज्ञात करने के लिए आपको द्रव्यमान से परमाणु को घटा देना पड़ेगा, तब जाके आपको परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या मालूम पड़ेगी, न्यूट्रॉन की संख्या मालूम पड़ेगी। और वो कौन सा ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर 3 पे है। 27 पे चलते हैं। 27 क्या कह रहा भाई, जीवन की मौलिक इकाई क्या है, तो जीवन की मौलिक इकाई हमारा कोशिका है भाई। ये न्यूरॉन क्या होता है भाई, न्यूरॉन हमारा थिंकिंग चीज है, सोचने समझने की बात हो। जब कोई आदमी शराब पीता है, एल्कोहल का यूज करता है, तो ये न्यूरॉन सोचने की क्षमता स्लो करता है, सोचता है लेकिन वो धीरे धीरे करता है। इसलिए देखिएगा जब आदमी कोई शराब पीता है, जब शराबी होता है, उसको बहुत उस समय उस वक्त उसकी सोचने की जो क्षमता होगी वो काफी धीरे धीरे होगी, है ना, इनएक्टिव होगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका नहीं है, लेकिन इसकी जीवन की मौलिक इकाई क्या है, कोशिका है। कैसे है भाई, आपके शरीर पे, आपके बॉडी पे अगर कोई घाव हो जाते हैं, उस घाव को भरने का काम कौन करता है, कोशिका करता है। उस काम घाव को भरने का काम कोशिका करता है। और कोशिका प्रोड्यूस कहाँ से, उत्पन्न कहाँ से होता है, आप जब तक भोजन नहीं करेंगे, ये जितने भोजन करेंगे नया सेल का निर्माण करेगा, नया कोशिका का निर्माण करेगा। यानी कि जीवन की मौलिक इकाई क्या है भाई, कोशिका। ठीक है, 28 पे चलते। कोशिका का पारवेश, देखिए ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया था दोस्तों। मैं आपको बार बार बता दे रहा हूं, आपको बता ही दे रहा हूं कि आप मास्टर साहब बार बार बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो पूछा है तो मैं बोलूंगा ही भाई। ठीक है, क्या कह रहा है, कोशिका का पावर हाउस क्या है भाई, तो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया होगा। 29 पे चलते हैं, क्या कह रहा है 29 पे, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था भाई, राइबोसोम में। ठीक है, राइबोसोम में क्या होता है, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ये भी देखिएगा पूछा गया है। ठीक है, 30 पे चलते हैं, क्वार्क कोशिकाओं में पाया जाता है, ये भी पूछा गया था। ये सारे पूछा हुआ सवाल है भाई, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप पढ़िए। ठीक है, क्वार्क कोशिकाओं में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं 31 क्या कह रहा, ट्रेकिया और अंडवाहिनी में पाए जाने वाले उत्तक है वो पचमाभी एपिथेलियम है। 31 में 3
32 देखते हैं। 32 क्या कह रहा भाई, पौधे में जड़ और तने की मोटाई किस ऊतक के कारण बढ़ती है। तो मोटाई पौधे में जड़ और तने की मोटाई केवीएम के कारण बढ़ती है, जो केवीएम कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 33 मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बुकलांग पाया जाता है किसमें, तो बुकलांग पाया जाता है बिच्छू। 35 क्या कह रहा है भाई, सारा क्वेश्चन जाना पहचाना है। ठीक है, तो मेढक है शीत रक्त वाले, ठीक है, या श्वेत रक्त वाले, इसका आंसर 1 हो। आगे देखते हैं 36 क्या कह रहा है, एक रोगवाहक कीट है, एक रोगवाहक मक्खी भी है भाई। मक्खी देखो किसी भी गंदे, कहाँ पे भाई, गंदे गंदे नाली उली पे बैठती है, और बैठ के वो क्या करती है, हम जब खाना खाने बैठते हैं तो आके सामने उस खाना पे बैठ जाती है, जिसके कारण वो रोगवाहक हो जाता है। मच्छर का भी सेम वही चीज है, तेलचट्टा भी क्या होता है, सेम वही चीज है। तो इसका आंसर इनमें से सभी। और मैंने बहुत सारी बार बताया, बहुत बार बताया कि जहां भी आपको इनमें से सभी दिखे, आप आंख बंद करके इनमें से सभी को मार दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते। एक दीर्घकालक रोग है, दीर्घकालक मतलब बहुत समय तक, लंबे समय तक रोग रहता है, तो वो क्या है भाई, एक्जिमा, बहुत लंबे समय की बीमारी है जो जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। ठीक है, आपके बॉडी पे, आपके शरीर पे वो अपना घर बसा देता है, जो जल्दी जाने नहीं खुलता है। ठीक है, 38 पे किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया बीमारी होती है, वो आयोडीन की कमी से, किसी भी आयोडीन की कमी से, इसका आंसर 1 होगा। आयोडीन की कमी से क्या होता है, एनीमिया बीमारी होता है, और एनीमिया बीमारी उसका लक्षण क्या है, गले गले उभर जाता है, गले फूल जाता है। ठीक है, आयोडीन की कमी से। 39 क्या है भाई, दाल से हमें, ये कौन नहीं जानता, दाल से हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है। 40 नंबर कैसे क्वेश्चन क्या कह रहा हम देखेंगे भाई। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, भारत में किस क्रांति के कारण भोजन उत्पादन में वृद्धि हुई है। तो भारत के किस क्रांति के कारण भोजन उत्पादन में, हरित क्रांति के कारण वृद्धि हुई। ठीक है, 40 नंबर का आंसर आपको मिल गया। अब देखिए 2024 को देखते हैं बेहतरीन तरीके से। ठीक है, इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया, हम लोग 3 साल का पढ़े, जो बड़ी इजी था, बहुत ही आसान था। अब 2024 में देखते हैं आपको कैसा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। गति का सबसे साधारण प्रकार का कौन सा है, तो साधारण आपका क्या होगा भाई, आप अगर इसमें गति करेंगे तो आपको यहाँ से मूव करना पड़ेगा, जो घूमना पड़ेगा। लेकिन आपको यहाँ पे साधारण प्रकार, सरल एकदम सिंपल से गति करो, यहाँ से टुबुक टबक चल जाओ भाई, इधर जाओ फिर यहाँ जाओ, एकदम साधारण गति है। यानी कि एक का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरल रेखा गति। ठीक है, अब 2 पे चलते हैं। क्या एक वस्तु 16 मीटर की दूरी, है ना, 16 मीटर की दूरी 4 सेकेंड में तय करती है, चाल क्या होगी। आपको क्या पूछा है भाई, चाल क्या होगी। तो चाल बराबर क्या होगा, चाल बराबर आपका होता है दूरी बटा समय होता है। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। और यहाँ पे दूरी का मान आपको सबसे पहले निकाल जाना, समय समझना होगा कि दूरी यहाँ पे कितना है। तो दूरी कितना है भाई, 16 मीटर दूरी है। ठीक है, आपको सेकेंड यानी कि समय कितना है भाई, 4 सेकेंड है। ठीक है, समय कितना है भाई, 4 सेकेंड है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और आपको क्या पूछा है, चाल आपको निकालना है ना, चाल आपको फाइंड करना है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी का मान कितना है, 16 है, और समय का मान 4 है। 4 4 में 16, यानी कि 4 मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो मीटर पर सेकेंड इसका आंसर होगा, 4 मीटर पर सेकेंड। कुछ स्टूडेंट, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि 4 देखते हैं, वो सेंटीमीटर और मीटर में कोई फर्क नहीं समझते हैं, जो इसको टिक कर देते हैं। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जब मीटर में है तो ये भी मीटर में ही होगा, यानी कि 2 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि क्या कह रहा है, तरंग का वेग, किसका भाई, तरंग का वेग, तरंग की आवृत्ति तथा लेमडा तरंग के तरंग दैर्घ्य है, तो वो क्या होगी, सी बराबर वी इंटू लेमडा, यानी कि सी नंबर इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्या कह रहा भाई, ध्वनि किस कारण से उत्पन्न होती है। घर्षण क्या है, कोई एक वस्तु को घसीट के, है ना, किसी रस्सी से घसीट के दूसरे स्थान तक ले जाने को ही घर्षण कहा जाता है। विसरण यानी कि फैल जाना। ठीक है, विसरण क्या है भाई, ये पूरी तरह से फैल जाना। और आपको ध्वनि किस कारण, कंपन, कोई भी वस्तु कंप रहा है, ठप 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 कंप रहा है, तो जिसके कारण आवाज उत्पन्न होगी,
है ना, यानी कि ध्वनि उत्पन्न होगी, यानी कि 4 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ये क्या करे, यदि किसी वस्तु का भार 49 न्यूटन तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है, द्रव्यमान आपको पूछा है, यानी कि 1 kg भार मतलब 9.8 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 49 है भाई, तो आपका जैसे 9.8 है, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, 5 kg, यानी कि आप क्या कर सकते हो, इंटू 5 कर सकते हो। देखोगे सारा चीज को करके, पहले 9.8 इंटू 10 करके देखोगे, ये कट गया 10 होगा, 10 10 कट गया तो 98, यानी कि ये ऑप्शन सही नहीं हो रहा है। फिर 9.88 दोगे तो वो कट जाएगा भाई, 10 बचेगा, ये भी नहीं है। 5 को लेके देखते हैं, 5 को लेके देखे तो पॉइंट को हटा दिए, यहाँ पे कितना होगा, 10 होगा भाई, 5 दूना 10, यानी कि ऊपर में बचा 98, नीचे बचा 2, 2 4 में 8, एक बचा, 2 नाम 18, यानी कितना बचा भाई, 49। अब देखेंगे 49 न्यूटन है, यानी कि क्या देने पर आपका आंसर आया, 5 kg देने पर, यानी कि 5 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा भाई, विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है ना। आपको समानुपाती बारे में पूछा है, तो गिरने के कुल समय पिंड के द्रव्यमान का, तो गिरने के समय के वर्ग का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा देखते हैं, पौधे द्वारा किया गए प्रकाश संश्लेषण में परिवर्तित ऊर्जा जो बदल जाता, परिवर्तन मतलब बदल जाना को ही परिवर्तन कहेंगे, है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको भी बदलना है भाई, आप अपने लाइफ को, जीवन को बदल दो, ऐसा कुछ करो पढ़ लिख के, ताकि अपना जीवन को बदल दो, आप अपने लिए ना सही, अपने माँ बाप के लिए, मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट रहे। ठीक है, तो क्वेश्चंस पे चलते हैं, पौधे द्वारा किए गए प्रकाश संश्लेषण में परिवर्तित ऊर्जा होती है, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, हॉर्स पावर इकाई है किसकी है भाई, तो शक्ति की है। ठीक है, शक्ति की है, 8 का ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते, किस माध्यम से कणों का अधिक अधिक घनत्व दाब को दर्शाता है, तो अधिक स्रोत, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 9 का। 10 पे चलते हैं, 10 क्या कह रहा, तरंगदैर्घ्य का मात्रक होता है भाई, मीटर होता है। ठीक है, 10 का ऑप्शन नंबर बी। 11 पे चलते हैं, 11 क्या कह रहा है भाई देखते हैं। ठीक है, सभी जैव प्रोग्राम की सजीव ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं, सजीव ऊर्जा प्राप्त तब करेंगे जब वो भोजन की प्राप्ति करेंगे। अगर भोजन नहीं खाएंगे तो उसको ऊर्जा कहाँ से मिले, पानी पीने से तो ऊर्जा नहीं आएगा भाई, हवा खाने से भी नहीं होगा, मिट्टी खाने से भी नहीं होगा, तो ऊर्जा प्राप्त, सजीव को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, भोजन से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं, सेल्सियस ताप ये सुमेलित है ना। RH फैक्टर, रक्त को RH फैक्टर से मापा जाए, ये भी सही है। रिएक्टर पैमाना आर्द्रता, ये भी सही है। जब ये तीनों सही है तो ऑप्शन नंबर डी इसका मतलब इनमें से सभी होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते, 12 का डी होगा। ठीक है, आगे क्या है भाई, मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है, वो क्या है, उत्पादित की जाती है ना, उत्पन्न की जाती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा 13 का। 14 क्या कहता है देखते हैं, बल के प्रयोग से वस्तु में क्या परिवर्तन आते है ना, बल के प्रयोग से वस्तु में क्या परिवर्तन आएंगे, ये पूछ रहा है। चाल की दिशा में भी परिवर्तन आएंगे, वेग के परिमाण में भी परिवर्तन आएंगे, आकार में भी परिवर्तन आएंगे। मुझे लगता है इनमें से सभी होना चाहिए, देखते हैं ऊपर उठा के थोड़ा, हाँ इनमें से सभी इसका आंसर होगा दोस्तों। हाँ, एक बात तो मानना है कि इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है 2024 का, इसमें थोड़ा टॉप है, शायद आप नहीं पढ़े रहे होंगे, इसलिए आप पूरी तरह तैयारी करके रखिए, है ना। और मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा पूरी तरह से तैयारी करने का, हर एक क्वेश्चन से मुलाकात कराऊंगा, उन सबको पढ़िए, आपको और किसी चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं, इसलिए मेरे YouTube चैनल पे बने रहिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते, क्या कह रहा भाई, वेग का मात्रक कौन है, तो वेग का मात्रक है भाई मीटर पर सेकंड, 15 का है। 16 पे चलते हैं, 16 क्या कह रहा है, 16 कह रहा कि 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है कार, 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी,
जब किसी चाल से 1 सेकंड की दूरी किसी वस्तु की चाल को तय करने के लिए उस किलोमीटर को 5/18 से क्या करना पड़ता है भाई, गुना करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि कटेगा कि 18 टू जा 36, 8 दूना 36, यानी कि बचा क्या 2 × 5 बचा, यानी कि 2 बचे 10 मीटर, यानी कि 10 मीटर कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, 16 का ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल होता है वो क्या है, सदिश राशि होगा भाई। ठीक है, बल एवं विस्थापन मैंने कहा था कि जब सदिश का बात आएगा, जब सदिश का बात आएगा तो क्या होगा, वो और वो आएगा, और अदिश का बात आएगा तो वो और वो नहीं रहेगा। जैसे चाल हुआ, ये वेग नहीं होगा, आयतन होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं, कुछ एक्सेप्शन है। वाट किस राशि का मात्रक है, ये तो शक्ति का है भाई, है ना, 18 का आंसर बी हो। 19 पे चलते, एवोगाड्रो संख्या का मान क्या है, एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.022 × 10⁻23, ऑप्शन नंबर सी। 20 पे चलते हैं, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के किस संस्थानिक का प्रयोग होता है भाई, है ना, ये क्या कहता है कैंसर के, है ना, तो ये कोबाल्ट 60 ये कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। उपचार मतलब आपको समझ ही रहे होंगे। ठीक है, केनाल केंद्र की खोज किसने की थी, ये तो आसान सा सवाल है, गोल्डस्टीन ने की थी। ठीक है, 21 का ऑप्शन नंबर बी आंसर है भाई। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। एलपीजी का पूरा नाम क्या है, तो एलपीजी का पूरा नाम द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस है, इंग्लिश में बोलेंगे लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या बोलेंगे भाई, लिक्विड, है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि एलपीजी का पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसको हिंदी में बोलते हैं द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। आगे देखते हैं क्या करता है। निम्न में से किसमें आंतरिक सबसे अधिक है ना, किसमें हवा में होता है भाई। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 25 क्या कह रहा है, अमोनिया क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है, तो अमोनिया क्लोराइड को गर्म करने पर ऊर्ध्वाधर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिलेंडर में भरा हुआ द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी होता है किसके रूप में, द्रव के रूप में। जब वो सिलेंडर से बाहर आता है तो वो गैस बन जाता है। ठीक है, गैस बन जाता है। ठीक है, लेकिन वो अंदर में किस रूप में रहता है ना, द्रव के रूप में रहता है, यानी कि 20 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 था, सॉरी। परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या है, तो परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या होता है, तो यूनिट में होता है। ठीक है, 28, 18 ग्राम जल में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होता है, जिससे जल बनता है कैसे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके, है ना, जल बनता है। तो ऑक्सीजन की मात्रा पूछा, तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी, 16 ग्राम होगी दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक मोल क्लोरीन गैस का द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान होता है 35.5 ग्राम। आगे 30 नंबर पे चलते हैं। 30 नंबर क्या कह रहा है, ठीक है, देखते हैं। निम्न तत्व में कौन द्विपरमाणुक नहीं। ठीक है, एक क्लोरीन Cl2, नाइट्रोजन N2, हाइड्रोजन H2, फास्फोरस P4, यानी कि द्विपरमाणुक नहीं है, वो कौन है, फास्फोरस। ठीक है, क्योंकि फास्फोरस में P4 होता है। ठीक है, ये क्या कह रहा है भाई, प्रोप्रिएट रिक्टिंग में नहीं होता, राइबोसम साइटोप्लाज्मा भी होता है, डीएनए भी होता है, कौन नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। 31, 32 पे चलते हैं। कोशिकाओं के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं, कोशिकाओं के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं, है ना, एक कोशिकीय और 2 कोशिकीय, बहुकोशिकीय से जीव। जीव की बात कहा है, जीव कितने प्रकार के होते हैं, तो जीव 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 33 पे चलते हैं। 33 क्या कह रहा भाई, पौधे के जिन क्षेत्र में वृद्धि होती उसे कहते हैं विभोजयतक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। 34 पे चलते हैं भाई। 34 क्या कह रहा है, देखते हैं। सरल स्थायी उत्तक कौन से हैं, पदेनकाइमा नहीं है भाई, प्रेनकाइमा ये भी नहीं है, स्कदेनकाइमा ये भी नहीं है, तो क्या है, एक थोड़ा सा क्वेश्चन देखने दीजिए, है ना, क्वेश्चंस को एक, हाँ सरल, अरे है ये भी होगा, बी भी होगा, सी होगा, यानी इनमें से सभी होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं क्या कह रहा। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई कौन सी है, तो वर्गीकरण बांटने की आधारभूत इकाई वो जाति का है। ठीक है,
36 पे चलते हैं। फंजाई कैसा जीव है, ठीक है। 36 क्या कह रहा है कि फंजाई किस प्रकार की जीव है, वो विषमपोषी भी है, यूकेरियोटिक भी है, मृत्युजीव भी है, यानी कि इनमें से सभी होगा इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर 36 का। 37 पे चलते हैं। एआईडीसी का संक्रमण नहीं होता क्या, यौन संक्रमण से तो होगा, एड्स का एड्स बीमारी होगा, स्तनपान करने से भी होगा, गले लगाने से नहीं होगा, गले लगाने से एड्स का बीमारी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। 38 पे चलते हैं। बैक्टीरिया से होने वाले रोग, बैक्टीरिया से होने वाले रोग एंथ्रेक्स है, सी इसका आंसर। 39, पृथ्वी की कितनी सतह पानी से ढकी हुई, तो पृथ्वी की 75 सतह पानी से ढकी हुई है, ठीक है। आगे देखते हैं। पृथ्वी की ऊपरी उपजाऊ सतह जो चट्टानों के अपक्षय से बनी है वो क्या कहलाती है, यानी कि कह रहा पृथ्वी की ऊपरी उपजाऊ, जैसे पेड़ पौधे, पेड़ हो या पौधे हो या मृत जीव हो, क्या हो, मृत जीव, जो मरे हुए जीव है, मृत जीव जो सड़ जाते हैं, सड़ जाने के बाद वो मिट्टी में मिल जाते हैं, ठीक है, मिट्टी में मिल जाते हैं और ऊपरी सतह सतह चट्टानों के अपक्षय से बनती है, वो क्या कहलाती है दोस्तों, मृदा कहलाती, ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको 2025 का, ठीक है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, क्वेश्चंस क्या कह रहा भाई, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स का लास्ट ईयर्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कह रहा है, गति का सबसे साधारण प्रकार है, तो गति का सबसे साधारण प्रकार वृत्तीय गति नहीं होगा, वृत्तीय गति नहीं होगा भाई। एक सेकेंड, ठीक है। हाँ, वृत्तीय गति नहीं होगा क्योंकि ये साधारण नहीं हो सकते, क्योंकि ये घुमाएगा आपको हमेशा, ठीक है। घूर्णन गति भी आपको घुमाएगा, लेकिन सरल रेखीय गति ये साधारण गति का प्रकार है भाई। तो एक का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शून्य मान हो सकता है किसका, दूरी का, आप यहीं पे खड़े हैं तो क्या होगा, दूरी का शून्य होगा। विस्थापन का कहीं जाएंगे ही नहीं, विस्थापन क्या होता है, एक स्थान से दूसरी जगह आने जाने की प्रक्रिया को विस्थापन कहेंगे। आप अगर कहीं जाते ही नहीं तो उसका मान शून्य होगा, यानी कि ए और बी दोनों होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, ठीक है। कौन ग्राफ असमान चाल को दर्शाता है, असमान चाल को दर्शाता है, ये समान चाल चलता है, यानी कि ये इसकी और इसकी समान चाल है भाई, ठीक है। दूरी भी और समय भी, इसका भी समान चाल है, ठीक है, इसका भी समान चाल, लेकिन असमान क्या है, ये इधर से उधर जाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन इसी कारण से इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, क्योंकि ये असमान चाल चल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्यों चलते, क्या कारण निम्न में से किसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, तो गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, यानी कि 4 का ऑप्शन नंबर ए आंसर है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन की देखते हैं, क्या कह रहा भाई, 24 kg द्रव्यमान की वस्तु 96 N का बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण होगा, यानी कि आपको क्या पूछ रहा, ए का मान पूछ रहा भाई, ठीक है। यानी कि 96 क्या है, बल है, यानी कि फोर्स है 96, और 24 kg द्रव्यमान यानी कि m का मान है कितना, 24। तो आप फॉर्मूला पढ़े हैं, F बराबर क्या होता है, m इंटू ए होता है, F का मान कितना है 96, बैठा दो आप मान, m का मान कितना है 24 इंटू ए है, ठीक है। 96 बट्टा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि ये कटेगा तो कितना बनेगा, 4, यानी कि आपका एक्सलेशन कितना आया, त्वरण कितना आया, 4, और कहाँ है भाई 4, ऑप्शन नंबर सी में, 4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, केजी मीटर पर सेकेंड मात्रक है किसका है भाई, संवेग का है, ठीक है। 7 नंबर पे चलते हैं, 7 नंबर क्या कह रहा देखते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक को दर्शाते हैं बड़ा जी से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में है बड़ा जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन की चलते हैं, चंद्रमा पर 6 kg द्रव्यमान की वस्तु का भार कितना होगा, यानी कि मैंने कहा था कि चंद्रमा पर वस्तु का भार 1/6 होता है, और यहाँ पे कितना है 6 kg है, यानी कि 6 इंटू 1/6, 6 कट गया, बचा कितना 1 इंटू 1, यानी कि 1 बचा, तो 1 kg भार का क्या होता है 9.8 न्यूटन होता है, कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए पे है, यानी कि 8 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई, जूल सेकेंड किसका मात्रक है, तो जूल और सेकेंड शक्ति का मात्रक है।
10 पे चलते हैं। 10 क्या कह रहा है, 1 केजी की वस्तु कितनी ऊंचाई तक, ठीक है, उठाने पर 9.8 जूल व्यय होगा, आपको ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 मीटर होगा। 11 पे चलते हैं। 11 नंबर क्या कह रहा, यदि किसी वस्तु का संवेग दूना कर दिया जाए, यानी कि 2 गुना कर दिया जाए, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, 4 गुना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं, तरंगे किसका हस्तांतरण करती है, ठीक है, आपको क्या कह रहा है कि तरंगे किसका हस्तांतरण करती है, तो ऊर्जा का। डी नंबर इसका आंसर होगा 12। 13 क्या कह रहा है, यदि कर्मिक संपीड़न एक विलयन की दूरी 5 सेंटीमीटर, तो तरंगदैर्घ्य का मान क्या होगा, ठीक है, तो तरंगदैर्घ्य का मान क्या होगा भाई, 5 सेंटीमीटर होगा, सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। निम्न में कौन पदार्थ नहीं है ना, पदार्थ वो चीज है जिसका भार होता है तथा कहीं रख देने पर वो स्थान घेरेगा, उसे ही पदार्थ कहते हैं। लालटेन भी स्थान घेरेगा, इसका कुछ भार है, इसका भार होगा, चम्मच का भी भार होगा, ठीक है, कलम का भी कुछ ना कुछ भार होगा। लेकिन विचार आप जो सोच रहे हो, कुछ चीज को सोच रहे हो कि मुझे आईपीएस बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे मास्टर बनना है, तो निम्न में कौन पदार्थ नहीं है, सोचने विचार, ये विचार एक पदार्थ नहीं है, क्योंकि कहीं स्थान भी नहीं घेरता और इसका कुछ भार भी नहीं होता है, यानी कि 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 क्या कह रहा, तापक्रम का ऐसा मात्रक, ये तो आसान है, तापक्रम का ऐसा मात्रक केल्विन होता है। 16 पे चलते हैं। 16 नंबर का आंसर क्वेश्चन क्या कह रहा, गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो गैस का द्रव में परिवर्तन आपको क्या कहलाता है भाई, संघनन कहलाता, ठीक है। आगे बारूद क्या है, बारूद भाई एक मिश्रण है, ठीक है, बहुत सारी चीजों से मिलकर बना होता है, जिसे मिश्रण के नाम से जाना जाता है। कोलाइडल नहीं है पूछ रहा है, आपको क्या कहा, पूछ रहा है कोलाइडल नहीं है, तो कोलाइडल की कौन नहीं है, वायु नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्न में द्रव में कौन अनिश्चित होता है, ये पूछा गया सवाल है, आपको 2020 की 22 में पूछ चुका है। तो अनिश्चित, जिसका निश्चित नहीं है होता है, वो आकार होता है द्रव में, क्योंकि पानी का कोई आकार नहीं है भाई, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्न में कौन द्विपरमाणु है, आपको है वाला पूछा है, ठीक है, तो कौन है भाई, तो क्लोरीन होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा। 21 पे चलते हैं। 21 क्या कह रहा है, SO2 के एक अणु में सल्फर एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात क्या है, सल्फर का कितना होता है 16, ऑक्सीजन का भी 16, यानी कि 16 कट गया तो 1:1। किस ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर ए पे है। आगे देखते हैं, नाइट्रोजन गैस के जो रासायनिक प्रतीक है, नाइट्रोजन गैस के रासायनिक प्रतीक N होगा। ये प्रतीक सब आपको बड़ी आसान है। आप 23 पे चलते हैं। 23 क्या कह रहा, 0.5, ठीक है, मोल CO2 का द्रव्यमान क्या है भाई, ठीक है, तो 22.0 ग्राम। 24 पे चलते हैं। 24 क्या कह रहा, उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है ना, उत्कृष्ट गैस की संयोजकता कितनी होती है, तो उत्कृष्ट गैस की संयोजकता 0 होगी, ऑप्शन नंबर डी। 24 का ऑप्शन नंबर डी आंसर है। 25 क्या कह रहा, किसी तत्व के समस्थानिकों में किसकी संख्या में भिन्न होती है ना, आपको क्या पूछ रहा है कि किसकी संख्या में भिन्न होती है, तो न्यूट्रिएंट की संख्या में आपको भिन्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास विद्युत धनात्मक तत्व का है ना, यानी कि क्या कह रहा है भाई, कौन सा धनात्मक तत्व का है, तो मैग्नीशियम का धनात्मक तत्व होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, यानी कि 280 मैग्नीशियम का 12 होता है, ठीक है, जिसका धनात्मक तत्व। गुणसूत्र बने होते हैं कहाँ पर, डीएनए का, आरएनए का, प्रोटीन का, यानी कि आप बता सकते हो कि डीएनए का फुल होता है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का काम क्या होता है भाई, वो क्या करता है, जैसे ये माता है, ये पिता है, यानी कि मेल इसको गेमेट बोलते हैं, है ना, इसको फीमेल गेमेट बोलते हैं, ठीक है, मेल और फीमेल ये तो जानते हो, है ना। तो इससे क्या होता है, जैसे माता और पिता से हमारा रूप कुछ ना कुछ मिल जाते हैं, जो जाइगोट बनता है वो कुछ ना कुछ, है ना, मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये किसके कारण से मिलते हैं, वो डीएनए के कारण से। डीएनए सारा चीज को, माता और पिता की सारा चीज को कॉपी करता है, ठीक है। और जो जो कॉपी होता है, जैसे आंख कॉपी किया तो आंख माता और पिता के जैसे सेम दिखने लगेंगे, जैसे नाक कॉपी किया तो नाक सेम।
तो इतने सारे हमारे बॉडी के इतने पार्ट्सों में कुछ ना कुछ डीएनए जो कॉपी करते वक्त कुछ ना कुछ एरर हो जाता है, जिसके कारण सारी चीज हमारे माता पिता से मिलते जुलते नहीं। तो गुणसूत्र बने होते हैं दोस्तों डीएनए एवं प्रोटीन का, यानी कि 27 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। 28 पे चलते हैं। प्रोटीन संश्लेषित होती है कहाँ पर, आपको पूछ रहा है ना, तो वो राइबोसम पर होते हैं। 29 पे देखते हैं क्या कह रहा है दोस्तों, ठीक है। कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र वो कौन है, अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र वो लाइसोसम है दोस्तों, ठीक है। 30 पे चलते हैं। एक संयोजी उत्तक है, एक संयोजी उत्तक क्या है, तो एक संयोजी उत्तक होता है रक्त होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 31, रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं, रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। 32 क्या कह रहा देखेंगे, असमतापी जंतु मगरमच्छ भी होगा, छिपकली भी होगा, सांप भी होगा, यानी कि इसका आंसर इनमें से सभी होगा। 33 क्या कह रहा देखते हैं, है ना। मछली के हृदय में कितने कक्ष, ये तो पूछा हुआ सवाल है। मछली के हृदय में 3 कक्ष होते हैं, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। 34 पे चलते हैं। आर्थ्रोपोडा समूहों का एक जंतु है, क्या है भाई, है ना। ये क्या 34 का आंसर आपका केकड़े का होगा, ठीक है। 35 पे चलते हैं। 35 क्या कह रहा है, सजीवों की मौलिक इकाई क्या है भाई, मौलिक इकाई यानी कि जीवन की मूलभूत इकाई अगर कहा जाएगा, द फंडामेंटल ऑफ यूनिट कहा जाएगा, वो कोशिका होता है, यानी कि इसको इंग्लिश में सेल बोलते हैं ना, यानी कि 35 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो। 36 क्या कह रहा है भाई, देखते हैं। जिन रोगों की अवधि कम होती है उन्हें क्या कहते हैं, है ना। जिन रोगों की अवधि कम होती है, यानी कि कम का बात कर रहा है, वो तीव्र रोग जिनकी अवधि बहुत कम होती है, जब होती है वो आदमी बचने की चांसेस कम होती है। 37, जीवमंडल का निर्जीव घटक है, जीवमंडल का निर्जीव घटक वायु भी है, जल भी है, मृदा भी है, यानी कि इनमें से सभी इसका आंसर है। 38 पे देखते हैं। 38 क्या कह रहा भाई, शुक्र एवं मंगल ग्रहों पर वायुमंडल का एक मुख्य घटक है, वो कौन है, CO2। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर CO2 का निर्माण करते हैं, इसको डिनर्स कार्बन CO2 के यानी कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जाने जाते हैं। 39 क्या कह रहा भाई, 39 पे देखते हैं। 39 क्या क्वेश्चन है, मधुमक्खियां फूलों से एकत्रित करती है, क्या करती है भाई, है ना, मकरंद भी करती है और पराग भी करती है, यानी कि सी, ए और बी दोनों करती है। 40 देखते हैं। अंडे देने वाले मुर्गी को क्या कहते हैं, तो अंडे देने वाले मुर्गी को लेयर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। हमारा सारा क्वेश्चंस मैंने विज्ञान का जो है, साइंस का जो है, सारे प्रीवियस ईयर्स क्या बताया मैंने, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस बताया, कहां से लेकर भाई 2020 से लेकर आपको 25 तक बताया। और मेरी आशा है, मेरी इतनी आशा है कि आप अगर इन चीजों को 5 साल का जो वीडियो पूरा एक ही वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, विज्ञान के सारे क्वेश्चंस अगर आप इसको पढ़ देते हैं, तो मुझे जितना लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आने वाले एग्जाम में, आप आसानी से पास कर सकते, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट पे जरूर कमेंट कीजिएगा। और बात में एक कहना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद में आ गई है, आपको समझ में आ गई है, तो लाइक कमेंट, ठीक है, लाइक कमेंट और शेयर करने ना भूले, है ना, ताकि मैंने जो मेहनत किया वो सफल हो, और मेरा मेहनत से आपको कुछ बेनिफिट्स हो, ये मैं चाहता हूं। अगर आपको बेनिफिट्स नहीं होती है तो मैं और आपको अच्छा से समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको फायदा हो। थैंक यू दोस्तों, आपकी लाइफ सुखमय हो, आनंदमय हो। थैंक यू। जय भारत।